हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर द डिस्कशन वुड बी द मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ओके, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। अब हमारे मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है फ्रेंड्स? कि लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हूँ जिसमें मैं एक्स नाम का मैं फिनिश प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करता हूँ। ओके, जब मैं एक्स नाम का फिनिश प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मेरे को कोई ना कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी रहेगी कि जिसका यूज करके मैं पर्टिकुलर एक्स फिनिश गुड्स में मैं मैन्युफैक्चर कर सकूं। लेट्स से A is the name of a raw material, okay, which is used to manufacture the finished goods product X, which is used to manufacture product X. अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास अनलिमिटेड स्टॉक्स होंगे, मेरे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे रॉ मटेरियल ए के मेरे स्टॉक में। सो एज एज पर द कंजम्पशन, जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन होता जाएगा वैसे वैसे मैं उसे परचेज करता जाऊंगा, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स, जो जो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मेरा रुके नहीं। ठीक है फ्रेंड्स? सो कैसे सारा एक प्रोसीजर रन किया जाता है? ओके, कैसे हम लोग प्रोसीजर रन करते हैं मटेरियल को प्रोक्योर करने का? कैसे हम पूरा प्रोसीजर रन करते हैं कि हम लोग मटेरियल को प्रोक्योर करें, ताकि सब चीज का हमारे पास ट्रेल रहे, हमारे पास एविडेंस रहे कि हाँ, यहाँ से ये रिक्वायरमेंट आई थी, इसके बेसिस पे हमने परचेज किया। ओके, सो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स, वो एक जनरलाइज एक जो प्रोसीजर होता है वो हम लोग डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। एंड उसके बाद विद द अपकमिंग सेशंस, आने वाले सेशंस में मैं उसमें वैल्यू एडिशन करता जाऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा। मैं ओके, वैल्यू एडिशन करता जाऊंगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स जो आप लोगों को जब आप इंडस्ट्री में वर्क करने जाएंगे तब आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो वो पॉइंट्स हम लोग धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। बट आज एक जनरल प्रोसीजर हम लोग समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। ओके, अगर मैं जनरल प्रोसीजर के स्टेप्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो उसमें जनरल प्रोसीजर में स्टेप्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। ओके, नीड होती है, यानी फर्स्ट स्टेप हुआ आइडेंटिफाई द नीड। ओके, आइडेंटिफाई द नीड के हाँ, मैं जब प्रोडक्शन करने गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स का, तो मेरे को पता चला कि मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैंने आज जैसे ही मैंने रिक्वायरमेंट मेरी जनरेट की या नीड मेरी अराइज हुई, आज के आज ही मैं मार्केट जाके, आज के आज ही मैं पर्टिकुलर वेंडर को बोल के मेरे पास विद इन 2 to 3 आवर्स मेरे पास गुड्स आ जाएंगे। मैं ये एक सिनारियो में लेके चलता हूँ हमारे इजी एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। अदरवाइज देर आर मेनी अदर कंसेप्ट और मेनी अदर थिंग्स दैट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री टेक्स इनटू कंसीडरेशन जब वो लोग अपना एक मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वो लोग अपना रेस करते हैं वो लोग। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द नीड, जब ये लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स ये लोग मैन्युफैक्चर करने गए तब उनको पता चला कि हमारे पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल ए नहीं है, हमारे पास कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है एज ऑफ ना उतना नहीं है। तो वहां से हमारी क्या हुआ, आइडेंटिफाई द नीड। अच्छा, अब हमें परचेज करना पड़ेगा मोर रॉ मटेरियल ए। ओके, देन क्रिएट एंड सबमिट अ परचेज रिक्वेस्ट। क्रिएट एंड सबमिट अ परचेज रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ पे जब मेरी नीड यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी जब मेरी यहाँ पे नीड मेरी आइडेंटिफाई हुई यहाँ पे, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये नीड मेरी अराइज करके दी मेरी कि हाँ भी मैं प्रोडक्शन करने गया तो मेरे पास तो मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं थे, तो ये मेरे को परचेस परचेस करवाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे परचेस रिक्वेस्ट
कौन रेस करेगा? मेरा परचेज डिपार्टमेंट। ओके, या मटेरियल्स डिपार्टमेंट, एज द केस में भी मेरा परचेज डिपार्टमेंट या मटेरियल डिपार्टमेंट मेरा क्या करेगा? रेस करेगा परचेज रिक्विजिशन। और यहाँ पे डिपेंड होता है कि आपकी कितने लोगों के पास यहाँ पे ऑथोरिटी है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, कई बार यहाँ पे ये चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी एक दूसरे तरीके से रेस कर सकता है आपका परचेस रिक्विजिशन। इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक रेस कर सकता है जिनको आपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटी दे के रखी हो। ओके, आपने परचेज रिक्विजिशन रेस कर दिया, परचेज रिक्विजिशन, परचेज की रिक्वेस्ट रेस कर दी। ठीक है, परचेज की रिक्वेस्ट करने के बाद आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका जनरेट हो गया परचेज ऑर्डर। ओके, आपका जनरेट हो गया परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर इजीली जनरेट नहीं हो जाता फ्रेंड्स। परचेज ऑर्डर जनरेट करने से पहले आप जो ये परचेज रिक्वेस्ट आप लोग रेस करते हो ना, उसके बेसिस पे होता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स। ओके, आपका होता है इवैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। उसका मतलब क्या है? लेट्स से फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्टिकुलर एक कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो उसके एन नंबर ऑफ सप्लायर्स मार्केट में होंगे। तो कौन सा पर्टिकुलर सप्लायर है वो आपको एट अ वेरी रीजनेबल रेट, एट अ वेरी कॉस्ट कटिंग रेट, कि भी मार्केट रेट 10 रुपीज है पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए का, वो आपको 8 रुपीज में देने को तैयार है। द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो आप लोग बट ऑब्वियस है, आप लोग उनसे आप लोग गुड्स परचेस करेंगे तो आप लोग इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स भी करेंगे आफ्टर रेजिंग द परचेस रिक्वेस्ट। यस, बट ऑब्वियस दिस प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट ओनली, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट के पर्सनल ही वेंडर्स को जानते हैं, वेंडर्स के साथ डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, एंड टू मेक श्योर दैट द पर्टिकुलर डील इज फेवरेबल टू द कंपनी। ओके, तो आपने जब क्रिएट किया परचेस ऑर्डर, तो परचेस ऑर्डर में आप लोग कुछ टर्म्स आप लोग इंक्लूड करते हैं या डिटेल्स इंक्लूड करते हैं, जैसे आप कितनी क्वांटिटी आप परचेस करने वाले हो, कितने रेट पे परचेस करने वाले हो, कौन सा सप्लायर होगा, आपके डिलीवरी टर्म्स, ओके, आपके पेमेंट टर्म्स एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हैं जो ये परचेस ऑर्डर में इंक्लूडेड रहती है। हम लोग जैसे जैसे आगे सेशन में बढ़ते जाएंगे हम लोग इसे डिस्कशन में लेंगे हम लोग। ओके, सो पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाई द नीड। सेकंड क्या हमने? क्रिएट एंड सबमिट अ परचेज ऑर्डर। थर्ड हमने थर्ड बोल सकते हैं कि हमने क्या किया? इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर। थर्ड हमने क्या किया फ्रेंड्स? हमने इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर किया। हमने जब यहाँ पे इवैल्यूएशन सप्लायर हो गया तो उसके बेसिस पे क्या हुआ? आपका परचेस ऑर्डर जनरेट हो गया, जिसमें ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी मेंटेन रहेगी यहाँ पे। ओके, आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। नेक्स्ट, आप लोगों ने जब आप परचेस ऑर्डर जब आप जनरेट करते हो ना फ्रेंड्स, तो जनरेट करने से पहले आप लोगों की टर्म्स यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे डिसाइडेड होते हैं और आप लोग उस चीज को क्या करते हो? आप लोग परचेस ऑर्डर में आप लोग इंक्लूड कर देते हो। ओके, नाउ नेगोशिएट हुआ, परचेस ऑर्डर हुआ, परचेस ऑर्डर जनरेट होने के बाद आपका गुड्स, आपका सप्लायर आपको डिलीवर करेगा। ओके, गुड्स डिलीवरी होगा आपका। आप लोग गुड्स डिलीवरी में क्या करोगे? आप लोग चीजों को वेरीफाई करोगे। ओके, आप लोग चीजों को वेरीफाई करोगे। आप लोग चीजों को वेरीफाई क्या करोगे? कि हाँ, मैंने जितने क्वांटिटी मंगाई थी उतनी क्वांटिटी आई है कि नहीं आई है। ओके, उसी सप्लायर ने भेजा है कि नहीं भेजा है, विद इन द टाइम फ्रेम, जो डिलीवरी की टाइम फ्रेम थी उसमें भेजा है नहीं भेजा है। सो ऑल सच थिंग्स विल बी verified when the goods are received from the supplier, and accordingly उसको आगे हम लोग आगे डिपार्टमेंट में हम लोग प्रोसीजर के लिए भेजते हैं। आगे डिपार्टमेंट में प्रोसीजर के लिए भेजते हैं। दैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ से समझिए आपका गुड्स जो है आपका एज पर रिक्वायरमेंट डिलीवर्ड हो गया। हम लोग हमारे रिस्पेक्टिव परचेज डिपार्टमेंट में इंटीमेट कर देंगे कि यस, वी हैव रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर गुड्स एंड दीज आर फाइन। ये हमें कौन देगा? ये हमें या तो स्टॉक मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो हमें इस चीज का पर्टिकुलर वेरिफिकेशन करके देगा हमें। ओके, नाउ लेट्स से ये सारा प्रोसीजर हो गया, दैट पर्टिकुलर सप्लायर इज आल्सो अवेयर कि वी हैव गुड्स जो है एज पर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्वालिटी थे, वो सफिशिएंट टाइम पीरियड में डिलीवर हो गए। नाउ ही विल रेज अ इनवॉइस।
Now he will raise the invoice. The supplier will raise the invoice which will go to the account department. Okay. Or let's say your finance department, your accounts department or finance department for making the payment of the same. For making the payment of the same ये आप लोगों की वहां आएगा एंड आफ्टरवर्ड्स एज पर द पेमेंट टर्म्स जो भी पेमेंट टर्म्स है उसके हिसाब से क्या होगा फ्रेंड्स आपके सप्लायर को क्या होगा वहां पे पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा ओके आपके सप्लायर को क्या होगा फ्रेंड्स आपके सप्लायर को पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा आप लोगों के सप्लायर को So this is what a general view of the material procurement procedure that happens. This is a generalized view of the material procurement procedure. ये जितना सिंपल आपको दिख रहा है होता नहीं है because there are many things involved, many approvals are involved in the same which takes a time period to complete this procedure. But yes, this is a basic. जैसे जैसे हम लोग सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे सब में हम लोग टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं जो यूज होता है उनकी डिटेलिंग में जाते जाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर ठीक है फ्रेंड्स तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में एक जनरलाइज्ड व्यू के लिए मेरे साइड से इतना ही इफ यू लाइक द चैनल प्लीज शेयर इट सब्सक्राइब इट लाइक इट एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न आज का हमारा टॉपिक फॉर द डिस्कशन is about the topic which is known as bill of material. Now when I talk about bill of material friends, ये हमारे किस प्रोसीजर में काम आता है मतलब जब हम लोग मटेरियल को प्रोक्योर करने का प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करते हैं when we are starting certain material procurement procedure at that particular point of time हमारा ये पर्टिकुलर कंपोनेंट यूज में होता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है फ्रेंड्स अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस रिफर कर सकते हैं उसमें आप लोगों को आप लोगों को समझ में आपको समझ में आएगा कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंडर में ही एक कंसेप्ट आता है बिल ऑफ मटेरियल अभी बिल ऑफ मटेरियल होता है क्या है फ्रेंड्स लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट ऑब्वियस माई फिनिश प्रोडक्ट मेरे को एक्स मेरे को मैन्युफैक्चर करना है मेरे को नाउ टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स मेरे को कुछ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी मेरे को ओके मेरे को लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी लेट्स से मेरे को रॉ मटेरियल्स मेरे को क्या क्या चाहिएंगे लेट्स से मेरे को 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए चाहिएगा 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी चाहिएगा 7 kg ऑफ रॉ मटेरियल सी चाहिएगा 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल डी चाहिएगा इन सब को पर्टिकुलर प्रोसेस में ओके इन सब को पर्टिकुलर प्रोसेस में जब मैं यूज करूंगा तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट मेरा एज अ आउटपुट विच इज एक्स मुझे मिलेगा मुझे So I need to specify this component somewhere. मेरे को ये components को कहीं पे specify करना पड़ेगा which is known as bill of material और अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप अगर आगे इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप लोगों को एक वर्ड कॉमनली यूज आपको मिलेगा डेट इज बॉम BOM बॉम ओके सो अगर मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं फ्रेंड्स आपके साथ तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कुछ ऐसा बोलती है कि bill of material is also known as material specification list is also known as material specification list okay it is also a material specification list or it is also known as material list or it is also known as material list okay ये तो इसके नाम हो गए अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है that it is a detailed list
It is a detailed list specifying. It is a detailed list specifying the standard quantities. Friends, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा. It is a detailed list specifying the standard quantities plus quality of materials plus quality of materials plus components required फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सेम. फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सेम. तो ये हमारी डेफिनेशन हुई कि आप लोग अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे आप लोग स्पेसिफाई करते हो. नो डाउट अगर आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपका यूसेज ज्यादा हो जाता है तो देर इज ए सेपरेट प्रोसीजर की जिससे आप अपनी व्हाट यू से आपकी क्वांटिटी आप इंक्रीज फॉर्मेट में आप इंक्रीज लेके आप लोग अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते हैं. बट बीओएम आपको स्पेसिफिकली आपको क्या पता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी which will be used to manufacture the particular product. यहाँ जो हमने ये specify किया है this is nothing but the standard quantities only. Now अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा ये पर्टिकुलर बॉम्ब बनाता कौन है. This particular BOM is been prepared by the it is prepared by कौन प्रिपेयर करता है फ्रेंड्स. फर्स्ट it is prepared by the either the production development team. जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है कंपनीज में इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस बीओएम ताकि उनको पता चले कि यस वी नीड सच अमाउंट ऑफ quantity of raw materials to produce a particular thing and they can communicate this particular bill of material to the respective departments in case of various types of needs friends. Okay, so this is what the concept of bill of materials says. Now इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे होगा एक छोटा सा ये चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि आप इसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो. पहला आपका परचेज डिपार्टमेंट में इसका यूज होगा. करेक्ट. सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो इसे बनाता ही है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी एज अ रेफरेंस के लिए यूज होगा. स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए भी यूसेज में आ सकता है. कैसे आएगा हम अभी डिस्कस करते हैं. एंड लास्ट इज कॉस्ट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. लास्ट इज कॉस्ट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ये कैसे यूज में आएगा वो हम लोग डिस्कस करने की ट्राई करते हैं फ्रेंड्स. ओके, एक एक करके डिपार्टमेंट हम लोग लेंगे एंड देन विल ट्राई टू एनालाइज के ये एक एक डिपार्टमेंट में कैसे यूसेज में आ सकता है फ्रेंड्स. पहला लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा आपकी बीओएम के हिसाब से वो उनको क्या क्या मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं या उनको क्या क्या मटेरियल्स परचेज करने हैं वो डिटरमाइन कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द बीओएम. ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो मालूम चलेगा कि भाई आज हमारी ये रिक्वायरमेंट है तो वो लोग उसके बेसिस पे क्या कर पाएंगे एक मटेरियल रिक्विजिशन करके भी एक कंसेप्ट आता है दैट विल डिस्कस इन अवर अपकमिंग सेशंस कि वो लोगों को यूजफुल रहेगा मटेरियल रिक्विजिशन भी प्रिपेयर करने के लिए. मटेरियल रिक्विजिशन भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को परचेस करना प्रिपेयर करना पड़ता है तो मटेरियल रिक्विजिशन प्रिपेयर करने के लिए भी इट विल बी यूजफुल फॉर देम. ओके, स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए क्यों होगा. समझिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपने परचेज डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेट करके वेरियस प्रोसेसेस फॉलो करके गुड्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड जो थे वो मंगा लिए. नाउ दोस रॉ मटेरियल्स विल नॉट बी डायरेक्टली गिवन टू द will not be given directly to the production department. रादर वो पहले जैसे ही वो परचेज होंगे वो पहले हमारे स्टोर्स में आएंगे. स्टोर्स में उनकी एंट्री होगी. स्टोर्स में उनकी एंट्री होने के बाद फिर वो आगे कहा जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाएगा. नाउ अब स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाने के लिए भी आपके स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास डेटा होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए कौन सी एक पर्टिकुलर अपने फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी क्वांटिटी का
या कौन सी क्वालिटी का कितना गुड्स आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को भी एज अ रेफरेंस काम में ये आता है टू इशू मटेरियल्स, टू इशू रॉ मटेरियल्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये यूज में आता है ताकि वो वहां पे अपने गुड्स को वो इश्यू कर सके स्टोर्स डिपार्टमेंट। लास्ट, नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्या आएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्या, टू एस्टिमेट द कॉस्ट, ओके, टू एस्टिमेट द कॉस्ट as well as profit not for the particular raw material, rather कॉस्ट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा फ्रेंड्स कि एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स को बनाने में उनका कितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका कॉस्ट एस्टिमेट एंड रिलेटेड प्रॉफिट वो लोग यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। और लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ कि आपका एक बिल ऑफ मटेरियल आपका बनता है तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भी कैसे यूसेज में आ सकता है एंड एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी यूजफुल रहता है फ्रेंड्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपके हर जगह पे काम आएगा कि इवन इफ यू आर इन एकेडमिक्स, अगर आप स्टूडेंट है या अगर आप लोग अपने आगे if you are in manufacturing industry or whatsoever field, you will come across this concept very often friends. So I hope आप लोगों को छोटा सा concept of BOM that is bill of material का आपको clear हुआ होगा। If you have any doubts or comments, please don't hesitate to mention in the comment section. मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, सेफ लर्निंग एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल Profs Learn. Thank you friends. Thank you very much for your time. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल Profs Learn. आज का हमारा कंसेप्ट फॉर द डिस्कशन वुड बी मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब मटेरियल रिक्विजिशन नोट की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये कॉमनली इंडस्ट्री में MRN के नाम से ही जाना जाता है ये, ओके। अब एक्चुअली ये हमारा अनदर वन ऑफ द स्टेप है इन योर प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, ओके। प्रोक्योरमेंट कंट्रोल जब मैं करना चाहता हूँ, जब मैं, तो मेरा उसमें ये अनदर टूल है ये जिसको मैं यूज करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कंट्रोल को अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करूँ फ्रेंड्स, तो एक्चुअली हमने हमने हमारी लास्ट वीडियो में चेकआउट किया था कि हमारा बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, ओके। हमने हमारा बिल ऑफ मटेरियल हमने वहां पे हमने डिस्कशन किया था। सेकंड हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब एक्चुअली जब आपको मटेरियल जब आप लोगों को परचेज करना है तो आपको इतने सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन क्यों करने पड़ते हैं, ताकि उसका रीजन ये है, डॉक्यूमेंटेशन करने का मेन रीजन ये है आप लोगों को कंट्रोल रखना है, प्रोक्योरमेंट कंट्रोल रखना है, ओके। प्रोक्योरमेंट पे कंट्रोल रखना है कि कोई भी मटेरियल जो रिक्वायर्ड नहीं है वो परचेज ना हो, और जितनी रिक्वायरमेंट है जो भी मटेरियल की वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो और उतना गुड्स हम लोग प्रोक्योर कर सके। और थर्ड थिंग, उसके बारे में आप लोग जितना भी यानी आप क्वांटिटी जो भी आप परचेज कर रहे हो प्लस उसके साथ साथ आप जो भी मटेरियल परचेज कर रहे हो उसके बारे में मोर देन वन यूनिट्स आर अवेयर, क्योंकि सबको क्या करके रखा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करके रखा है। यानी यूनिट्स के बारे में सॉरी ये यूनिट्स से मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है मैं यूनिट्स को उनसे मैं डिनोट करना चाहता हूँ मैं। तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है फ्रेंड्स आप लोगों के, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सबको पता होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वांटिटी में गुड्स आने वाले हैं और ये पर्टिकुलर गुड्स आने वाला है, और वो क्यों आने वाला है क्योंकि हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्शन प्लान है इसीलिए। सो दिस इज द रीजन प्रोक्योरमेंट कंट्रोल के ऊपर हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, जिसमें से हमने देख लिया बिल ऑफ मटेरियल जो आपका बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
दूसरा आप लोगों का अब बनेगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब मटेरियल रिक्विजिशन नोट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, समझने की ट्राई करते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट से मैं ये बोलना चाहता हूं मैं आपको में कि एक कोई पर्टिकुलर ही ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मीनिंग से ये कोई ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, या मैं बोल सकता हूँ कोई पर्टिकुलर वाउचर है, ओके, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या पर्टिकुलर वाउचर है जो एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ओके, जो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी प्रोवाइड करता है टू गेट द मटेरियल issued from the store, to get the material issued फ्रॉम द स्टोर। स्टोर मतलब आपका जो स्टोर्स होता है, ओके, आपका जो स्टोर कीपर होता है, आपके जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है, वहां से अगर आपको मटेरियल चाहिए आपको, तो आप लोग क्या रेज करते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट आप लोग यूज करते हैं, एक अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली कौन प्रिपेयर करेगा फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली कौन प्रिपेयर करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कुछ गुड्स चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं कि हाँ भी मेरे को एक पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट है मेरा एक, ओके, मेरे को फिनिश प्रोडक्ट है एक्स, मेरे को उसके लिए मेरे को 5 kg ऑफ प्रोडक्ट ए चाहिए, ओके, 5 kg ऑफ प्रोडक्ट बी चाहिए, यानी ये सब में रॉ मटेरियल की बात करो फ्रेंड्स में, ओके। 5 kg ऑफ प्रोडक्ट ए चाहिए, 5 kg ऑफ प्रोडक्ट बी चाहिए, 5 kg ऑफ प्रोडक्ट सी चाहिए, 8 kg ऑफ प्रोडक्ट डी चाहिए मेरे को। तो ये सब चीज मैं किस में मेंशन करता हूँ, बिल ऑफ मटेरियल, जो बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन ये तो खाली मैंने मेरी रिक्वायरमेंट बताई मैंने कि मेरे को ये गुड्स मेरे को चाहिए, तब जाके मैं फिनिश गुड्स ए में प्रिपेयर कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास, मैं एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है मेरे पास इतने रॉ मटेरियल हर बार रेडीली अवेलेबल ना हो, हाँ, लेकिन मेरे स्टोर्स में रखे हुए मेरे, सो आई नीड टू गेट दोस्त रॉ मटेरियल, दोस्त मतलब ये आपके रॉ मटेरियल ए बी सी डी, ये मेरे को कहाँ से लाने हैं, मेरे को मेरे स्टोर से लाने हैं। सो दैट थिंग शुड ऑल्सो बी ऑथोराइज समवेयर ऑन सम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मुझे आप ये मटेरियल दे दो, क्योंकि मैं ये फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करने वाला हूँ, और ये फिनिश गुड्स मेरे इतने इतने रॉ मटेरियल मेरे कंज्यूम होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स मैं ये छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा पा रहा हूँ। नो डाउट आपको मटेरियल रिक्विजिशन नोट की एक कॉपी आपके व्हाट यू से आपके कॉस्ट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी जाती है, ताकि एक ट्रेसेबिलिटी हम लोग क्रिएट कर सके, हम लोग एक क्या बोलते हैं, ट्रेसेबिलिटी हम लोग है वो कर सके फॉर ऑडिट पर्पस। कल को अगर ऑडिट होता है, ओके, आइदर ऑन द कॉस्ट, आइदर फॉर द कॉस्ट डिपार्टमेंट और फॉर द स्टोर्स डिपार्टमेंट और फॉर द दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उनके पास सारे जो भी रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस हैं, वो सारे रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस ठीक से फुलफिल हुए हैं कि नहीं, उनको एक पेपर पे डॉक्यूमेंट करके उनका रिस्पेक्टिव पर्सनल से ऑथराइजेशन लेके फिर हम लोग उसके ऊपर आगे काम करते हैं और उसे एज अ प्रूफ रखते हैं कि यस ऑल द प्रोसेस वेर प्रॉपरली फॉलोड एंड नो फ्लॉज वेर ऑब्जर्व, ओके। तो एक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास भी जाती है इसकी कॉपी कि हाँ भी ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट से इशू हुआ है, और ये स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास एक इसकी कॉपी रहती है, क्योंकि स्टोर्स डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है, इसके बेसिस पे आपको गुड्स इशू करके देता है, आपको मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स इशू करके देता है। आई होप मैं इतना सा छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियरली समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इसी में ही कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेट विल डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, ओके, बिजनेस टू बिजनेस इसका फॉर्मेट इसका डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल रिक्विजिशन नोट का या एमआरएन का आपका फॉर्मेट क्या होगा फ्रेंड्स। सो दिस वाज आवर सेकंड दिस वाज आवर सेकंड टॉपिक विद इन द प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। पहला था बिल ऑफ मटेरियल, दूसरा है आपका मटेरियल रिक्विजिशन नोट।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड अगर आपको कोई डाउट है और कुछ भी आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्लीज डू नॉट hesitate to mention the same in the comment section. और तब तक keep liking, subscribing and share the channel. Happy learning. Thank you friends. Thank you very much. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन इज परचेज रिक्विजिशन। Now it is also one of the component within the procurement control। अब ये पर्टिकुलर स्टेज जो है आपका प्रोक्योरमेंट कंट्रोल में कहाँ पे आता है, वो थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। पहले आपका बिल ऑफ मटेरियल बना आपका, ओके, विच इज फॉर्म। बिल ऑफ मटेरियल किसने बनाया? आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आपका प्रिपेयर किया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जब ये गुड्स को पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने गए तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई विच इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल की। भी मेरा एक पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट है मेरा एक्स, ओके, मेरा पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट है एक्स, और उसके लिए मुझे 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए चाहिएगा, 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी चाहिएगा, 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल सी चाहिएगा, एंड सो ऑन। उन्होंने एक लिस्ट बना ली। अब ये लोग ये लिस्ट लेके गए फ्रेंड्स, ये लोग ये लिस्ट लेके गए अपना स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, ओके, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास ये लोग ये लिस्ट लेके गए। नाउ स्टोर्स डिपार्टमेंट विल चेक, ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट विल चेक कि उनके पास ये पर्टिकुलर अवेलेबल है कि नहीं, ओके। दे विल चेक रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर ये गुड्स इनके पास रेडिली अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो कोई चिंता है ही नहीं। तो वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ MRN, दैट इज जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बेसिस पे उनको इशू कर देंगे। अगर नहीं है, तब इन दैट केस मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट एक परचेज रिक्विजिशन रेस करेगा, ओके। परचेज रिक्विजिशन रेस करेगा, किसको रेस करेगा? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन रेस करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक अजम्पशन ये लेके चल रहा हूं कि अगर मैंने आज लेट से आज मैंने 12 o'clock को मैंने परचेज डिपार्टमेंट के साथ बात की, मैंने कि मतलब एज अ स्टोर्स डिपार्टमेंट मैंने परचेज डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट किया कि मेरे को ये पर्टिकुलर 3 रॉ मटेरियल चाहिए मुझे। तो आई एम मेकिंग एन असम्पशन कि मेरे पास 1 PM तक, ये 12 PM को मैंने स्टोर्स डिपार्टमेंट ने बात की, और 1 PM पे आपके पास स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास गुड्स रिसीव हो गया। ये मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं। मैं यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अजम्पशन लेके चल रहा हूँ? बिकॉज देर इज एन अनदर कंसेप्ट विच इज नोन एज स्टॉक लेवल। ये स्टॉक लेवल क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि समझिए स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जैसे एक पर्टिकुलर लेवल का स्टॉक रह जाता है, कि उनको पता है कि भी उन्होंने 100 क्वांटिटी का गुड्स उन्होंने मंगाया था, उसमें से 40 क्वांटिटी यूज हो गई है, और आज के दिन इनके पास स्टोर्स डिपार्टमेंट में 60 क्वांटिटी उनके पास रखी हुई उनके पास, ठीक है। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने या एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टॉक लेवल ऐसा मेंटेन करके रखा है। स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे समझिए स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखा है 55 का। वो स्टॉक लेवल क्या होता है, वी विल सी इन इन आवर अपकमिंग सेशंस। स्टॉक लेवल क्या करेगा कि जैसे ही आपका गुड्स 55 हो जाएगा ना, समझो 5 मैंने किसी और कारण से मैंने इशू किया,
तो आज जैसे 55 गुड्स है मेरे पास, तो भी स्टोर्स डिपार्टमेंट विल रेज एंड परचेज रिक्विजिशन टू द परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि पता है कि आज अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट ने आज अगर परचेज डिपार्टमेंट को अगर एक मटेरियल रिक्विजिशन के लिए बोला है, सो इट विल टेक सम टाइम फॉर द परचेज डिपार्टमेंट टू कैरी आउट द प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, एंड स्टिल इट विल टेक अ टाइम कि आपके पास वेंडर के पास से गुड्स रिसीव्ड हो। ओके, समझिए ये पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में लेट्स से 20 डेज का टाइम पीरियड लगता है। एक एवरेज 20 डेज का टाइम पीरियड लगता है। तो ये 20 डेज तक क्या हम लोग अपना क्या प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे? द आंसर इज नो। तो वो 20 डेज तक प्रोडक्शन आपका एकदम ना रुके, एकदम आपका प्रॉपरली चलता रहे, इसीलिए जैसे ही एक लेवल पे स्टॉक आया, जैसे 55 हुआ, तो जैसे ही एक लेवल पे स्टॉक आएगा, अपने आप स्टोर्स डिपार्टमेंट विल issue a purchase requisition to the material department. But at present, to understand the concept of purchase requisition, मैं ऐसा assumption लेके चल रहा हूँ कि मैंने 12 PM को मैंने purchase requisition raise किया, मैं मतलब कौन, एज अ स्टोर डिपार्टमेंट, और 1 बजे मेरे पास एज अ स्टोर डिपार्टमेंट के पास वो गुड्स वहां पे आ गए वहां पे। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। अब जैसे परचेज रिक्विजिशन रेज होता है, तो परचेज रिक्विजिशन की का मीनिंग समझने के लिए उसकी एक डेफिनेशन समझने की ट्राई करते हैं। क्या बोलना चाहता है? इट इज अ फॉर्म यूज फॉर मेकिंग, इट इज नथिंग बट अ फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट, टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग परचेज। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ये परचेज रिक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट विल बिकम अलर्ट कि नहीं, नाउ वी नीड टू परचेज दीज मटेरियल्स, क्योंकि स्टॉक की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट रेज की गई है। सो फ्रॉम हियर एटलीस्ट, या ऑन दिस बेसिस, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज रिक्विजिशन, ओके, on the basis of the purchase requisition, मेरा actual procurement process, मेरा actual procurement process स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। मेरा एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। सो आई होप आई एम एबल टू मेक दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस रिक्विजिशन, और आप लोगों को ये कैसे हेल्पफुल रहता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन होल, आप लोगों को कैसे हेल्पफुल रहेगा? जस्ट आपके पास ट्रेस रहे ऑडिट पर्पस के लिए कि हाँ भैया, अब परचेज डिपार्टमेंट के पास भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि मैं क्यों मटेरियल परचेज करूं। मैं वाई शुड परचेजिंग डिपार्टमेंट शुड परचेज अ मटेरियल? बिकॉज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, और वो रिक्वायरमेंट कौन रेज कर रहा है? स्टोर्स डिपार्टमेंट रेज कर रहा है, और स्टोर्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है विद द परचेज डिपार्टमेंट दैट यस दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड, और वो कम्युनिकेट करने के डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परचेज रिक्विजिशन। वो कम्युनिकेट करने के डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परचेज रिक्विजिशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज फ्रेंड्स डोंट हेजिटेट टू कमेंट ऑन द इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की। टिल देन, keep sharing, and keep subscribing the channel Profs Learn and Happy Learn. Thank you, friends. Thank you very much for your time. Hi, friends. Welcome back to the channel Profs Learn. आज का हमारा टॉपिक फॉर द डिस्कशन, हमारे जो हम लोग जो मटेरियल का सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन इट्स गुड्स रिसीव्ड नोट। ओके, गुड्स रिसीव्ड नोट। फ्रेंड्स, ये गुड्स रिसीव्ड नोट का प्रोसीजर आता कौन से स्टेज पे है?
जब हम मटेरियल प्रोक्योर करते हैं तो पहले वो समझने की ट्राई करते हैं। हमने लेट सपोज मैंने यहाँ पे परचेस रिक्विजिशन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ओके, हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट ने मुझे दे दिया, परचेस रिक्विजिशन हो गया, परचेस रिक्विजिशन के बेसिस पे परचेस ऑर्डर मेरा प्रिपेयर हो गया। ओके, परचेस ऑर्डर बनने के बाद मेरा जो भी टाइम पीरियड था लेट्स से 30 डेज का, कि जितने टाइम पीरियड में मुझे मेरे सप्लायर ने बोला था कि यस आई विल डिलीवर यू द रिक्वायर्ड गुड्स, मैं आपको रिक्वायर्ड गुड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 गुड्स के बाद सप्लायर ने गुड्स अपने गोडाउन से डिस्पैच कर दिए मेरी कंपनी के गोडाउन के लिए। एंड यस टुडे आई रिसीव दोज मटीरियल्स। ओके, टुडे आई रिसीव दोज मटीरियल्स। अब आज मुझे मटेरियल मिला है फ्रेंड्स, तो लेट्स सपोज कि ऐसा नहीं होगा कि वो मेरी कंपनी गेट पे आके खड़ा हो गया, मैंने उस पर्टिकुलर ट्रक को मैंने लॉरी को मैंने एंट्री दे दी, ये गुड्स अनलोड करो चले जाओ। नो, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। यस आई रिसीव द गुड्स, आज मेरी कंपनी गेट के बाहर आके ट्रक या लॉरी जिसमें गुड्स है वो आके खड़ा हो गया। एंड नाउ आई विल टेक इट टू द रिस्पेक्टिव स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब मेरी कंपनी का कोई बंदा होगा वो उसे स्टोर्स डिपार्टमेंट तक उस लॉरी को या ट्रक को लेके जाएगा वहां पे। एंड देन इट विल स्टार्ट अनलोडिंग द गुड्स। ओके, ओके। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि इतना इनफॉर्मली काम नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है, आपके यहाँ पे रिसीव्ड आए मीन्स आपके यहाँ पे ट्रक रिसीव हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट तक मेरा बंदा आके आपको स्टोर डिपार्टमेंट तक ले गया, वहां पे गुड्स का अनलोडिंग स्टार्ट हो गया। बट नाउ द रियल पिक्चर ऑफ गुड्स रिसीव नो स्टार्ट, जिसको आप लोगों ने या आप लोग सुनोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जीआरएन, जीआरएन वर्ड यूसेज होगा। अब जीआरएन मतलब क्या होगा फ्रेंड समझिए, जैसे वो गुड्स अनलोड होना शुरू होगा, गुड्स अनलोड होने के बाद कहाँ रखा जाएगा, मेरे स्टोर्स डिपार्टमेंट, मेरी कंपनी के स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो आपको नहीं लगता मैं वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में एंट्री करने से पहले, ओके, या एक्नॉलेज करने से पहले सप्लायर को कि हाँ आपसे मुझे ये वाला गुड्स मिल गया है, मैं उसको वेरीफाई नहीं करूंगा कि हाँ मैंने जो जो गुड्स मंगाए थे, यानी मेरा जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो मैंने मंगाए थे, मेरे जो क्वालिटी ऑफ गुड्स से जो मैंने मंगाए थे, क्या मुझे वही रिसीव हुई कि नहीं। यस, सप्लायर ने वही सेंड किया कि नहीं। मैं मेरे स्टोर डिपार्टमेंट में वही गुड्स को एंट्री दूंगा और उन्हीं गुड्स की एंट्री करूंगा जो मेरे पीओ के साथ मैच होते हैं। यस, क्योंकि पीओ की कॉपी यानी परचेस ऑर्डर की कॉपी कहाँ जाएगी, एक परचेस ऑर्डर की कॉपी मेरे स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी जाती है फ्रेंड्स। नाउ गुड्स रिसीव नोट का मतलब अगर मैं फॉर्मली अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं मीनिंग से, तो मीनिंग कुछ इसका इस तरीके से है दैट इट एक्नॉलेजेस द डिलीवरी ऑफ गुड्स, it acknowledges the delivery of goods. Okay, it acknowledges the delivery of goods to a customer by the supplier, बाय द सप्लायर। ओके, सप्लायर ने मेरे कस्टमर को गुड्स सेंड कर दिए तो कस्टमर उसे एक्नॉलेज, यानी इस केस में मैं अपने सप्लायर को एक्नॉलेज करके दूंगा कि यस मेरे पास आपने जो गुड्स भेजे थे जो कि मेरे ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से थे वो मैंने रिसीव कर लिए मैंने। ओके, अब क्या होगा फ्रेंड, स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जैसे ही मुझे गुड्स रिसीव होगा स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उन गुड्स को इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उन गुड्स को इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा कि हाँ वेदर दे आर एज पर द क्वालिटी दैट आई डिमांडेड एंड वेदर इट इज एज पर द क्वांटिटी एज पर द डिमांडेड। यस, अगर मेरा इसका रिजल्ट अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, इसका रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आ गया इन द सेंस फ्रेंड्स में क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा रिजल्ट इसका पॉजिटिव आ गया, डेट मीन्स इट मैचेस माय रिक्वायरमेंट, तो यस मैं इसे एंट्री दे दूंगा मेरे गोडाउन में, यानी स्टोर डिपार्टमेंट उसे एंट्री दे देगा। अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आया फ्रेंड्स, तो क्या होगा, वो उसे एंट्री रिजेक्ट कर देगा, मतलब इस पर्टिकुलर गुड्स को, मतलब जो जो गुड्स मेरे पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन को मेरे एंट्री सॉरी मेरे पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन को मीट नहीं करेगा उससे मैं रिजेक्ट कर दूंगा मैं।
ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ गुड्स रिसीव नोट का मीनिंग था ये, इन इसका छोटा सा प्रोसेस। नाउ गुड्स रिसीव नोट का फ्रेंड्स अगर मैं समझने की ट्राई करूं तो उसका यूजेस कहाँ का आ सकता है। ओके, गुड्स रिसीव नोट का मैंने बना लिया, गुड्स रिसीव नोट, और मेरे गुड रिसीव नोट का मेरा यूसेज कहाँ कहाँ पे आ सकता है वो समझने की ट्राई करते हैं। पहला, रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर। ओके, पहला, रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर। आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर पीओ के सामने ये पर्टिकुलर क्वांटिटी मेरे पास रिसीव हुई थी मेरे पास। ओके, सो इट विल बी अ रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर गुड्स रिसीव नोट। सेकेंड, एग्जामिनिंग ऑफ गुड्स रिसीव। समझिए, आपको गुड्स रिसीव को एग्जामिन करना है, कैसे मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। मैं लेट्स से सपोज आज आपके पास गुड्स आए स्टोर्स में, आज आप एग्जामिन कर रहे हैं, फाइन। नाउ अंडरस्टैंड और लेट्स से अज्यूम सिचुएशन कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड कुछ ऑडिट प्रोसेस होता है। ऑडिट प्रोसेस के दौरान आपको ये पूछा जाता है कि हाँ ये मेरे को इस पर्टिकुलर शेल्फ में मेरे को 5 पर्टिकुलर गुड्स दिख रहे हैं, इनका मेरे को गुड्स रिसीव नोट बताओ और कौन से पीओ के सामने आए थे। तो व्हाट दे विल डू, आपके पास अगर रिकॉर्ड रहेगा तो आपके एग्जामिनिंग ऑफ गुड्स रिसीव आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड में आपका क्या होगा, आपका वो यूजफुल हो जाएगा। थर्ड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। करेक्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यस। आपको अगर अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली टैली करना है कि मेरे पास कितना गुड्स इन हुआ और कितना गुड्स आउट हुआ फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट व्यू पॉइंट, अगर मुझे स्टोर डिपार्टमेंट के व्यू पॉइंट से अगर मुझे इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करना है तो यस, अगर मेरे पास गुड रिसीव नोट होगा जिसमें क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ मैं मेंशन करूंगा, मैं उसके उस तो मेरे पास एक टोटल क्वांटिटी खड़ी हो जाएगी कि हाँ मेरे पर्टिकुलर एज पर बुक्स मेरे पास 70 क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर लेट से प्रोडक्ट ए होनी चाहिए। मैं फिजिकली उस पर्टिकुलर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब मैं स्टॉक पे जाऊंगा तो यस आज मैं देखूंगा कि यस मेरे पास फिजिकल स्टॉक टेकिंग जब मैं करने गया तो फिजिकल स्टॉक में टेकिंग में भी कितना है फ्रेंड्स, मेरे पास 70 गुड्स आज भी रखे हैं मेरे पास। एंड इफ एनी डेफिसिट इज देयर इट वुड बी easy for me to reconcile and find out the रीजन फॉर द डिफरेंसेस इन द सेम। तो ये आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी यूज होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके अकाउंटिंग में भी यूजफुल रहता है, यानी असिस्ट इन अकाउंटिंग। आपके क्या करता है फ्रेंड्स, असिस्ट इन अकाउंटिंग भी यूज करता है, क्योंकि आपको क्या करते हो, क्योंकि अकाउंटिंग में भी आप क्या करते हो, आपका एक तो इन्वेंटरी बैलेंसेस मैच करोगे आप, सेकंड उस इन्वेंटरी की कितनी वैल्यूएशन है। ओके, उस इन्वेंट्री की कितनी वैल्यूएशन है वो भी आपको अपने कॉस्ट प्राइस वगैरह से मालूम चल सकती है। सो दिस इज हाउ योर पर्टिकुलर गुड्स रिसीव नोट इज यूजफुल फॉर द रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर, एग्जामिनिंग द गुड्स रिसीव, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एंड इट इज यूजफुल और असिस्टिंग इन अकाउंटेंसी ऑल्सो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को इतना कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोर इन द सेम, आपका इस गुड्स रिसीव नोट का एक फॉर्मेट क्या होगा, एक जनरल फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं कि आपके गुड्स रिसीव नोट का फॉर्मेट क्या होगा। तो मैं फॉर्मेट आपको यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्मेट जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आपके सारे रिकॉर्ड हो जाए वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताने की ट्राई करूंगा मैं। ओके, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है। पहला, आपका गुड्स रिसीव नोट में आपका नेम ऑफ द सप्लायर आएगा कि कौन से सप्लायर से आपको गुड्स मिला है फ्रेंड्स आप लोगों को। सेकंड वुड बी आपका टाइम एंड डिलीवरी, टाइम एंड डेट रादर, टाइम एंड डेट ऑफ डिलीवरी होगा। तो आपको पता रहेगा ना, हाँ भाई मेरे को मेरे रिस्पेक्टिव सप्लायर ने विद इन द टाइम फ्रेम गुड्स डिलीवर कर दिया है कि नहीं, उसका मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। थर्ड वुड बी माई लेट्स से डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, क्वांटिटी होगा, नेम होगा,
कौन सा गुड्स है, टाइप होगा, एंड वेरियस अदर थिंग्स विच विल डिफर फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। फोर्थ वुड बी सिग्नेचर ऑफ द स्टोर्स मैनेजर के हाँ भी मुझे ये गुड्स मिल गया है, कि मुझे ये गुड्स मिल गया है, उसका एक्नॉलेजमेंट। एंड यस, आपका फिफ्थ जो होगा, सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सप्लायर। यस, दोनों के दोनों जने क्या करेंगे फ्रेंड, इस पर्टिकुलर गुड्स रिसीव नोट को एक्नॉलेज करेंगे कि यस हमें ये गुड्स मिल गया है, हमें ये, एंड दिस आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि आपका एक गुड्स रिसीव नोट का मतलब क्या होता है, इसकी यूजफुलनेस क्या होती है, एंड सो ऑन फ्रेंड्स। सो दिस वाज फ्रॉम माय एंड फॉर द गुड्स रिसीव नोट। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी क्वेरी जल्द से जल्द मैं आपकी रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा फ्रेंड्स। अंटिल देन, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड कीप शेयरिंग द योर चैनल द प्रॉफ्स लर्न। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। हम लोग जो मटेरियल के रिलेटेड जो कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं फ्रेंड्स इन अवर सीरीज ऑफ सेशंस, आज का हमारा सीरीज में हमारा इंक्लूड होगा रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स, या कई बार इसे मटेरियल रिटर्न नोट भी बोलते हैं इसे फ्रेंड्स। ओके, अब ये एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है फ्रेंड्स को समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। एक्चुअली लेट्स से, जैसे हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था कि हमारा गुड्स रिसीव नोट होता है। ओके, तो गुड्स रिसीव नोट में क्या होगा फ्रेंड, हमारा जीआरएन होगा, यानी सॉरी इट इज नोन एज जीआरएन ऑल्सो। अब इसमें क्या हुआ कि सप्लायर ने अपने कस्टमर को गुड्स सेंड किया। ओके, सप्लायर ने अपने कस्टमर को गुड्स सेंड किया और कस्टमर ने उसे एक्नॉलेज किया। अब एक्नॉलेज क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि इट वाज एज पर द रिक्वायरमेंट ओनली, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर गुड्स थे, इसलिए कस्टमर ने उसे रिसीव किया और एक्नॉलेज किया। नाउ, नाउ अज्यूम अ सिचुएशन, लेट्स से मेरे पास 10,000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स का ही ऑर्डर था। जो 10,000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैंने इन्वर्ट करा लिया मैंने। ओके, 10,000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स का मैंने इन्वर्ट करा लिया। नाउ लेट्स सपोज, अब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं उसी टाइम पे 10,000 की सारी क्वांटिटी में ईच एंड एवरी क्वांटिटी को मैं इंस्पेक्ट नहीं कर पाया और उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स भी unintentionally मेरे स्टोर्स में इन हो गए। नाउ ड्यूरिंग द inspection or any other process in the stores department, और rather कभी कभार होता है कि आपका जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये गुड्स यूज होने वाला है वहां पे गुड्स जाने के बाद आपको पता चले अरे ये गुड्स तो डिफेक्टिव है, ये रॉ मटेरियल तो डिफेक्टिव है, एंड तो और ये पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्शन में यूज नहीं हो सकता है। नो डाउट अगर एक दो गुड्स हो आउट ऑफ 10,000 तो वो एक नॉर्मल लॉस का एक क्राइटेरिया भी एक जनरली मेंटेन करके रखती है ऑर्गेनाइजेशन, कि हाँ अगर 10,000 गुड्स है तो उसका 1% में उसका मैं नॉर्मल लॉस कंसिडर करके चल रहा हूं मैं। बट इन केस अगर मेरे 10,000 में से अगर 1,000 क्वांटिटी मेरी डिफेक्टिव निकले जो मुझे सप्लायर ने सेंड की, दैट विल राउंड अबाउट टू 10%। हाँ, इतना नॉर्मल लॉस का प्रोविजन मेरी कंपनी नहीं करके चलेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब क्या करना पड़ेगा, नाउ कस्टमर विल, ओके, नाउ कस्टमर विल रिटर्न द गुड्स बैक टू द सप्लायर।
It will return the goods back to the supplier. Yes, and this is known as return outwards or material return note. जब मैं एज अ कस्टमर अपने सप्लायर को गुड्स वापस भेज रहा हूँ ड्यू टू वन ऑफ द रीजन दैट इज डिफेक्ट इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो दैट इज नोन एज मटेरियल रिटर्न नोट के थ्रू, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं उसको मैं उसमें सप्लायर को वापस भेज रहा हूँ एंड उसको मैं रिटर्न आउटवर्ड्स बोलूंगा। अब ये पर्टिकुलर प्रोसेस होने के यानी ये रिटर्न होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे ये रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका डैमेज है, जो हमने डिस्कस किया कि हमारे ये डैमेज गुड्स आपने सेंड किए, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग। आपका इनकरेक्ट आइटम था, डैमेज नहीं था, इनकरेक्ट आइटम था। ओके। थर्ड, आपका क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं। आपके क्या फ्रेंड, आपके क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं गुड्स में, और या तो आपका ओवर स्टॉक हो गया है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन। सो इन सब जनरली ये सब रीजंस के कारण ही आपका क्या होता है फ्रेंड्स, आपका गुड्स जो है वापस आपका रिटर्न होता है आपका। अब फ्रेंड्स ये गुड्स रिटर्न करने से मेरे कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं शॉर्ट में समझने की ट्राई करता हूं मैं, ताकि हमें एक बेसिक प्रोसेस फ्लो हमें क्लियर हो। अब मैंने ये गुड्स में रिटर्न कर रहा हूँ, सो लेट्स से मेरा ओरिजिनल इनवॉइस मेरे सप्लायर का कितना बना था फ्रेंड्स, लेट्स से 10,000 का बना था। अब ये 10,000 का मेरा इनवॉइस बना था, यानी ये इतना मेरा पेबल अमाउंट है। ओके, आई नीड टू पे टू माई सप्लायर। नाउ मेरा कुछ रिटर्न हो रहा है। लेट्स से मेरे इस अपने पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके जाए तो 1000 क्वांटिटी मेरी रिटर्न हो रही है, इसकी वैल्यूएशन लेट्स से आ रही 1000 रुपीज। तो अब क्या होगा, मेरा पेबल अमाउंट जो रिवाइज हो जाएगा वो हो जाएगा रुपीज 9,000, और मेरा पेबल क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा रिड्यूस हो जाएगा। एक तो ये कंसिक्वेंसेस होंगे। दूसरा कंसिक्वेंसेस क्या होगा फ्रेंड, दूसरा कंसिक्वेंसेस कुछ, सॉरी, दूसरा कंसिक्वेंसेस ये होगा, मेरा जो सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उसमें मेरा डिफरेंसेस आ जाएगा। क्यों डिफरेंसेस आएगा, उसकी मेरी फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, आई वुड से नेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये मेरा सीओजी से फॉर्म होगा। आपको नहीं लगता फ्रेंड्स, अगर जब मेरा यहाँ पे परचेजेस ही कम हो जा रहा है, मेरा पेबल कम हो जा रहा है, तो इट विल अफेक्ट हियर ऑल्सो, एंड एज अ रिजल्ट मेरा सीओजीएस भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा डाउन हो जाएगा। सो दिस इज द नेट इफेक्ट कि आप जब एक मटेरियल रिटर्न करते हो या आउटवर्ड आप लोग रिटर्न करते हो, तो आप लोगों का क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों का ये सब इफेक्ट होता है। तो रिटर्न आउटवर्ड्स का ये छोटा सा कंसेप्ट है फ्रेंड, जिसके आपके साथ मैंने रीजंस मैंने डिस्कस किए, जिसके साथ मैंने आपके कंसिक्वेंसेस भी डिफरेंस किए कि आपका पेबल अमाउंट पे आपका इफेक्ट आएगा, और उसके साथ साथ आपका सीओजीएस पे भी इफेक्ट आएगा फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट in nutshell from me for the concept of return outwards. If you have any doubts, please feel free to comment in the comment section, and please keep liking, sharing and subscribing your channel, The Profs Learn, and keep learning and happy learning friends. Thank you very much friends. Thank you for your time.